हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हर कार्य निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हमारे अध्याय का नाम है भारत के महान चिकित्सक सुश्रुत चरक। तो आइए हम इस अध्याय में अपने महान चिकित्सक सुश्रुत और चरक के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य अपनी आयु तथा अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहा है। समय समय पर विशिष्ट व्यक्तियों को जिन वस्तुओं से कोई अनुभव हुआ, उन सिद्धांतों के संकलन से ऐसे ग्रंथों का निर्माण हुआ जो मानव के स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुए। आयुर्वेद भी ऐसी ही एक प्राचीन पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है ये, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांतों की जानकारी दी गई है। आयु संबंधी प्रत्येक जानने योग्य ज्ञान वेद को आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद संबंधी सिद्धांतों का क्रमबद्ध संकलन कर ऋषियों ने अनेक संहिताओं का निर्माण किया है। इन संहिताओं में सुश्रुत संहिता एवं चरक संहिता प्रधान ग्रंथ है। इन ग्रंथों के रचयिता क्रमशः सुश्रुत तथा चरक हैं। उनके समय में न आज जैसी प्रयोगशालाएं थी, न यंत्र और न ही चिकित्सा सुविधाएं। अपने ज्ञान और अनुभव से उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे उल्लेखनीय कार्य किए जिनकी नींव पर आज का चिकित्सा विज्ञान सुदृढ़ता से खड़ा है। आइए चिकित्सा के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक माने जाने वाले ऐसे दो महान चिकित्सकों के बारे में जानें। सबसे पहले हम सुश्रुत के बारे में जानेंगे। तो मध्य रात्रि का समय था। किसी ने के जोर से दरवाजा खटकाने से सुश्रुत की नींद खुल गई। बाहर कौन है? वृद्ध चिकित्सक ने पूछा। फिर दीवार से जलती हुई मशाल उतारी और दरवाजे पर जा पहुंचे। मैं एक यात्री हूं, किसी ने पीड़ा भरे स्वर में उत्तर दिया। मेरे साथ दुर्घटना घट गई है, मुझे आपके उपचार की आवश्यकता है। यह सुनकर सुश्रुत ने दरवाज़ा खोला। सामने एक आदमी झुका हुआ खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और कटी नाक से खून। सुश्रुत ने कहा, उठो बेटा, भीतर आओ, सब ठीक हो जाएगा, अब शांत हो जाओ। वे अजनबी को एक साफ सुथरे कमरे में ले गए। शल्य चिकित्सा के उपकरण दीवारों पर टिके हुए थे। उन्होंने बिस्तर खोला और उस अजनबी से बैठने के लिए कहा। फिर उसे अपना चोगा उतारने और दवा मिले पानी से मुंह धोने के लिए कहा। उन्होंने अजनबी को एक गिलास में कुछ द्रव्य पीने को दिया और स्वयं शल्य चिकित्सा की तैयारी करने लगे। बगीचे से एक बड़ा सा पत्ता लेकर उन्होंने अजनबी की नाप नापी। उसके बाद दीवार से एक चाकू और चिमटी लेकर उसे आग की लौ में गर्म किया। उसी गर्म चाकू से अजनबी की गाल से कुछ मांस काटा। अजनबी कराया, लेकिन उसकी अनुभूतियां नशीला द्रव्य पीने से कुछ कम हो गई थी। गाल पर पट्टी बांधकर सुश्रुत ने बड़ी सावधानी से अजनबी की नाक में 2 नलिकाएं डाली। गाल से काटा हुआ मांस और दवाइयां नाक पर लगाकर उसे पुनः आकार दे दिया। फिर नाक पर घुंघची व लाल चंदन का महीन बुरादा छिड़ककर हल्दी का लेप लगा दिया और पट्टी बांध दी। अंत में सुश्रुत ने उस अजनबी को दवाइयों और बूटियों की एक सूची दी जो उसे नियमित रूप से लेनी थी। उसे कुछ सप्ताह बाद वापस आने को कहा, जिससे वह उसे देख सके। आज से 2500 वर्ष पूर्व सुश्रुत ने जो किया था, उसी का विकसित रूप आज की प्लास्टिक सर्जरी है। सुश्रुत को पूरे संसार में प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। सुश्रुत का जन्म 600 वर्ष ईसा पूर्व काशी में हुआ था। वे वैदिक ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे। उन्होंने वैदिक और शल्य चिकित्सा का ज्ञान वाराणसी में दिवोदास धन्वंतरी के आश्रम में प्राप्त किया था। वे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने उस शल्य क्रिया का प्रचार किया जिसे आज सिजेरियन ऑपरेशन कहते हैं। वे मूत्र नलिका में पाए जाने वाले पत्थर निकालने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में और मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा में दक्ष थे। दक्ष यानी कि उसमें वो निपुण थे। उन्होंने शल्य चिकित्सकों को ऑपरेशन से पहले प्रयोग में आने वाले उपकरणों को गर्म करने के लिए कहा ताकि कीटाणु मर जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि रोगी को ऑपरेशन से पहले नशीला द्रव्य पिलाया जाए। चिकित्सक आज भी इसका प्रयोग निषेचक यानी कि एनेस्थीसिया के रूप में करते हैं। सुश्रुत एक अच्छे अध्यापक भी थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था, अच्छा वैद्य वही है जो सिद्धांत और अभ्यास दोनों में पारंगत हो। वे अपने शिष्यों से कहा करते थे कि वास्तविक शल्य चिकित्सा से पहले जानवरों की लाशों पर शल्य चिकित्सा का अभ्यास करना चाहिए। अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में उन्होंने विभिन्न प्रकार के 101 चिकित्सा उपकरणों की सूची दी है। आज भी उन यंत्रों के समान यंत्र वर्तमान चिकित्सक प्रयोग में लाते हैं। सुश्रुत चिमटियों के नाम उन जानवरों और पक्षियों पर रखते थे जिनकी शक्ल से वे मिलते थे, जैसे क्रोकोडाइल, फॉरसेप्स, हगबिल, फॉरसेप्स आदि। अब जानेंगे हम चरक के बारे में।
तो बच्चों, प्राचीन काल में जब चिकित्सा विज्ञान की इतनी प्रगति नहीं हुई थी, तब गिने चुने चिकित्सक ही हुआ करते थे। उस समय चिकित्सक स्वयं ही दवा बनाने, शल्य क्रिया करने और रोगों का परीक्षण करते थे। प्राचीन चिकित्सकों का चिकित्सा ज्ञान व चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए अति लाभकारी थी। 2000 वर्ष पूर्व भारत में ऐसे ही चिकित्सक चरक हुए हैं, जिन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में शरीर विज्ञान, निदान शास्त्र और भ्रूण विज्ञान पर चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक को आज भी चिकित्सा जगत में बहुत महत्व दिया जाता है। चरक वैशंपायन के शिष्य थे। इनके चरक संहिता ग्रंथ में भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश का ही अधिक वर्णन होने से यह भी उसी प्रदेश के प्रतीत होते हैं। कहा जाता है कि चरक को शरीर में जीवाणुओं की उपस्थिति का ज्ञान था, परंतु इस विषय में उन्होंने अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। चरक को आनुवांशिकी के मूल सिद्धांतों की जानकारी थी। उन्होंने अपने समय में ये मान्यता दी कि बच्चे में आनुवांशिक दोष जैसे अंधापन, लंगड़ापन जैसी विकलांगता माता या पिता की किसी की कमी के कारण नहीं, बल्कि डिबांग या शुक्राणु की त्रुटि के कारण होता है। यह मान्यता आज एक स्वीकृत तथ्य है। चरक ने शरीर में दांतों सहित 360 हड्डियों का होना बताया था। उनका विश्वास था कि हृदय शरीर का नियंत्रण केंद्र है। चरक ने शरीर रचना और विभिन्न अंगों का अध्ययन किया था। उनका कहना था कि हृदय पूरे शरीर की 13 मुख्य धमनियों से जुड़ा हुआ है। इनके अतिरिक्त सैकड़ों छोटी बड़ी धमनियां हैं, जो सारे ऊतकों को भोजन रस पहुंचाती है और मल व व्यर्थ पदार्थ बाहर ले जाती हैं। इन धमनियों में किसी प्रकार का विकार आ जाने से व्यक्ति बीमार हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि प्राचीन चिकित्सक आत्रेय के निर्देशन में अग्निवेश ने एक वृहत संहिता ईसा से 800 वर्ष पूर्व लिखी थी। इस वृहत संहिता को चरक ने संशोधित किया था, जो चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस पुस्तक का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। अनुवाद यानी कि इसका ट्रांसलेशन हुआ कई भाषाओं में। आज भी सुश्रुत संहिता तथा चरक संहिता की उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि ये अपने अपने विषय के सर्वोत्तम ग्रंथ हैं। ऐसे ही प्राचीन चिकित्सकों की खोज रूपी नींव पर आज का चिकित्सा विज्ञान सुदृढ़ रूप से खड़ा है। इन संहिताओं ने नवीन चिकित्सा विज्ञान को कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय मार्गदर्शन दिया है। तो बच्चों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसीलिए आपको स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे सैर पे जाना, व्यायाम करना, समय पर उठना। इससे क्या होगा? आपका शरीर चुस्त दुरुस्त बना रहेगा। आइए अब कठिन शब्दार्थ पर चलें। वे कठिन शब्दार्थ जो इस अध्याय में आए हैं उन्हें जान लेते हैं। वे हैं सुदृढ़ता यानी मजबूती से, पथ प्रदर्शक मार्ग रास्ता दिखाने वाला, वृद्ध बूढ़ा, उपचार इलाज, उपकरण यंत्र औजार, अनुभूति अनुभव करने की क्षमता, शल्य क्रिया यानी कि सिजेरियन ऑपरेशन, प्रगति तरक्की, आनुवांशिक वंशागत परंपरा, एक पीढ़ी से दूसरी में गुण या दोष पहुंचना, उत्तक कोशिका, संशोधित गलतियां सुधारना। तो बच्चों, इस अध्याय का मकसद यह बताना है कि हमारा विज्ञान बहुत पहले से इस समय तक पहुंचा है। अर्थात हमारे पहले के जो विद्वान थे उन्होंने शल्य चिकित्सा जैसे उपचार उसी समय शुरू कर दिए थे, जिन्होंने आज विकसित रूप धारण किया है और जो विज्ञान के रूप में हमारे सामने आए हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आपको भी इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि जीवन में स्वस्थ रहना कितना आवश्यक है, ताकि आप स्वस्थ रहें और अपने हर कार्य को सही दिशा दे पाएं। इसी उम्मीद के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।